welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, today we are going to begin with one of the most eminent jurists of analytical school, Jeremy Bentham. So guys, as always, if you're new to my channel and if you have not subscribed it yet, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section below. But guys, before you proceed further with this lecture, it's a humble request कि अगर आपने मेरे previous lectures नहीं देखे on jurisprudence, be in touch with them because guys I teach everything in a planned manner. तो अगर आपने वो previous lectures नहीं देखे, you will find difficulty in understanding my preceding lectures. हर एक lecture में एक reference रहेगी to a previous lecture because properly एक प्लान तरीके से सब कुछ I explain. So guys, please be in touch with them. At least analytical school की introduction को ज़रूर देखना if you are here in this lecture. Just a proceeding, इसके पहले की lecture ही है, उसको ज़रूर देखना and then proceed further to watch it because इसका concept बहुत similar है to my previous lectures. So guys, सबसे पहले जो जेरेमी बेंथम है, he is considered to be the founder of positivism. आपको अभी तक बाय नाउ क्लियर हो चुका होगा, एनालिटिकल स्कूल की इंट्रो में भी हमने ये पॉइंट को डिस्कस किया था कि दिस स्कूल फोकसेस ऑन अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड पॉजिटिविज्म. तो फाउंडर ऑफ पॉजिटिविज्म जेरेमी बेंथम को मानते हैं, बट गाइस इनके डिसिपल थे ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन. उनको भी हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फोर रनर रहे हैं एनालिटिकल स्कूल के. इज इट? सो ही इज कंसिडर्ड टू बी दी फाउंडर ऑफ पॉजिटिविज्म. अब गाइज अगर मैं बात करूं कि जेरेमी बेंथम की क्लासिफिकेशन क्या है लॉ की, इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट गिवन बाय सालमंड. जब हमने डेफिनेशंस को डिस्कस किया था उसमें हमने सालमंड की डेफिनेशन डिस्कस करी थी along with this classification of law, and that forms a basis for the understanding of Jeremy Bentham's classification of law. इनके अकॉर्डिंग लॉ के क्लासिफिकेशन गाइज हम इसीलिए स्टडी करते हैं बिकॉज ज्यूरिस्प्रूडेंस में हमने ज्यूरिस को समझना है. ज्यूरिस इज द अल्टीमेट सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड ज्यूरिस इज नथिंग बट लॉ. तो इनके अकॉर्डिंग लॉ की क्लासिफिकेशन दो तरीके से थी. अनलाइक सालमंड जिनकी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड थी, इन्होंने लॉ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया विच इज़ अगैन इन्होंने क्या किया, एनालिटिकल और एक्सपोजिटरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड सेंसोरल और इवैल्यूएटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस. इट मीन्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर, दो पार्ट्स में ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिवाइड कर दिया. अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे यू विल फाइंड इट ईजी टू अंडरस्टैंड. अब गाइज एनालिटिकल स्कूल और एक्सपोजिटरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या, लॉ एज इट इज. लॉ एज इट इज मतलब लॉ एज इट एक्चुअली एग्जिस्ट इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म इन अ पर्टिकुलर लीगल सिस्टम. इज इट? इसका मतलब है साइंस ऑफ लॉ. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखें, दिस इज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, दिस नथिंग टू एक्सप्लेन. इट मीन्स इन्होंने भी क्या किया, फोकस किया ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस एज अ साइंस. साइंस का मतलब क्या है कि दिस सब्जेक्ट इज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम मोरल्स, customs or customary laws. It means customary laws, morals, values and judgments, they are not an essential attribute of jurisprudence according to Jeremy Bentham. इनके अकॉर्डिंग jurisprudence is a science, that to science of law and not of legislation. यानी कि as it actually exists in its present form, law as it is पे ये फोकस करते हैं. And guys, one more important point यही है कि यहाँ पे भी वही बेसिक कॉन्सेप्ट एनालिटिकल स्कूल का चलेगा कि अकॉर्डिंग टू देम, जेरेमी बेंथम के अकॉर्डिंग भी लॉ क्या है, एक ज्यूरिस्टिक लॉ है. ज्यूरिस्टिक लॉ का मतलब है कि लॉ इज अ कमांड इमैनेटिंग फ्रॉम द विल ऑफ अ सॉवरेन इन अ स्टेट कैरिंग विद इट फोर्स और लीगल सैंक्शन. सो ये लाइन को बहुत ही थंब रूल है ये एनालिटिकल स्कूल का, इसको ध्यान रखना. सो दिस इज इट. उसके बाद अगर इनके सेकंड क्लासिफिकेशन पे जाएं विच इज सेंसोरल और इवैल्यूएटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस, उसका मतलब है लॉ एज इट ऑट टू बी, यानी कि साइंस ऑफ लेजिस्लेशन, जो लॉ होना चाहिए. तो इन दो पार्ट्स में उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिवाइड किया था, एज सिंपल एज दैट. नाउ गाइज मूविंग ऑन टू सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज एस्पेक्ट ऑफ लॉ. गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जेरेमी बेंथम के अकॉर्डिंग एक लॉ में 8 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होने बहुत ज़रूरी हैं. अ लॉ टू बी अ वैलिड लॉ, उसको एक कंप्लीट लॉ होने के लिए उसमें 8 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होने बहुत ज़रूरी हैं. वो 8 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं? देयर मस्ट बी अ सोर्स ऑफ लॉ. सेकेंड, देयर मस्ट बी सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ. देन वी हैव ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ. Then we have extent of law, aspect of law, force and legal sanction, remedial state and expression. These are the important attributes, 8 important attributes or aspects of law. It means according to Jeremy Bentham, every law has to be studied in the light of these important 8 aspects. अगर हम उसको इस तरीके से स्टडी करेंगे तो हमें एक लॉ की विच फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, उसकी इन डेप्थ एंड कंप्लीट नॉलेज होगी. अब गाइस इसको एक एक तरीके से बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी कि ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं जिससे हम एक लॉ को समझने में, उसकी इन डिटेल एंड इन डेप्थ नॉलेज लेने में हेल्पफुल होता है. सबसे पहले देयर मस्ट बी अ सोर्स ऑफ लॉ. गाइस इनके अकॉर्डिंग सोर्स ऑफ लॉ क्या होगा? विल और वॉल्यूशन ऑफ द सॉवरेन. इनके अकॉर्डिंग लॉ इज अ ज्यूरिस्टिक लॉ.
जो इमानेट कहाँ से होता है, डेफिनेशन में ही लिखा है कि लॉ इज अ कमांड इमानेटिंग फ्रॉम द विल ऑफ अ सॉवरेन। विल ऑफ द सॉवरेन मतलब सॉवरेन की मर्जी, फ्रॉम द वर्ड्स और वॉल्यूशन ऑफ द सॉवरेन। सो अल्टीमेट सोर्स ऑफ लॉ क्या हुआ, विल ऑफ द सॉवरेन। टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ, गाइस सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ का मतलब क्या है, सेकंड इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट इज सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ। इसका मतलब कि जो हम लॉ को स्टडी करते हैं, जिस लॉ को, जिस ज्यूरिस को हम ज्यूरिस्प्रूडेंस में स्टडी करते हैं, उसके सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए। इट मीन्स व्हाट इज समथिंग विच एनकम्पासेस लॉ। लॉ में क्या क्या आता है, उसके लिए क्या क्या आता है, वो हमने सबसे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था इन एन इंट्रोडक्शन टू ज्यूरिस्प्रूडेंस। आई टोल्ड यू कि हम सिर्फ और सिर्फ ज्यूरिस्प्रूडेंस में क्या पढ़ेंगे, जनरल प्रिंसिपल्स अंडरलाइन कॉन्क्रीट स्टैट्यूट्स। जो कॉन्क्रीट स्टैट्यूट्स होंगे उनके इन ग्रेटर डिटेल हम नहीं जाएंगे, विल ओनली बी स्टडिंग general principles upon actual rules of law are based that ultimately forms the subjects of jurisprudence, subjects of law. Talking about third important aspect is object of law. Object का मतलब है कि हमारे law का object क्या होना चाहिए, and according to Jeremy Bentham or according to analytical school, object of law is to regulate external human conduct. ये सारे words have already been discussed in greater detail in my preceding lectures, guys. अब ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि वो लॉ क्या करेगा, उसका एक सोर्स है, उसके बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी है कि उस लॉ में हम क्या स्टडी करेंगे, बट उसका ऑब्जेक्ट इज टू रेगुलेट एक्सटर्नल ह्यूमन कंडक्ट एंड टू एडमिनिस्टर जस्टिस। जस्टिस को एडमिनिस्टर करना एंड एक्सटर्नल ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करना इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ, जो कहाँ से आया है, सॉवरेन की विल से या उनकी वॉल्यूशन से आया है। देन एक्सटेंट ऑफ लॉ, एक्सटेंट इज नथिंग बट टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ, कि किस किस टेरिटरी तक हमारा लॉ एप्लीकेबल है, दैट इज द एक्सटेंट ऑफ लॉ। एस्पेक्ट ऑफ लॉ, फिफ्थ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट और एस्पेक्ट इज एस्पेक्ट ऑफ लॉ। एस्पेक्ट का मतलब क्या है गाइस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कमांड की, लॉ इज अ कमांड, कमांड इज इन द फॉर्म ऑफ रूल्स, इट माइट बी इन द फॉर्म ऑफ रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, प्रोविजंस और डायरेक्शंस, मे बी फॉर एन इंडिविजुअल और फॉर द स्टेट, इज इट। सो वो जो कमांड है गाइज इज वन एस्पेक्ट ऑफ लॉ, इट इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ लॉ। वो लॉ किस तरीके से आया, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, ऑल्दो इट इज डेफिनेटली उसका सोर्स क्या है, विल और वॉल्यूशन ऑफ द सॉवरेन इटसेल्फ, लेकिन उसका कमांड इज ओनली वन एस्पेक्ट। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उस लॉ के। उसके बाद टॉकिंग अबाउट फोर्स एंड लीगल सैंक्शन, आई हैव टोल्ड यू कि फोर्स एंड लीगल सैंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी लॉ में फोर्स या लीगल सैंक्शन नहीं होगा तो उसको कोई भी ऑबे नहीं करेगा। आई टोल्ड यू, उस डेफिनेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि लॉ इज अ कमांड इमैनेटिंग फ्रॉम द विल और वॉल्यूशन ऑफ अ सॉवरेन इन अ स्टेट कैरिंग विद इट फोर्स ऑफ लॉ। बिकॉज गाइज ऑस्टिन ने भी ये कहा है, इनके जो डिसिपल थे उन्होंने भी कहा कि जो फोर्स होगा या लीगल सैंक्शन होगा, इट इज़ द ओनली मीन्स टू इंड्यूस ओबीडियंस। अगर आप चाहते हो कि कोई किसी भी लॉ को ओबे करे और डिसोबे ना करे तो उसके लिए फोर्स और लीगल सैंक्शन मस्ट बी देयर, और अगर फोर्स और लीगल सैंक्शन नहीं होगा तो वो इनके अकॉर्डिंग लॉ नहीं होता, स्पेशली अकॉर्डिंग टू प्रोपोनेंट्स ऑफ एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये चीज़ हमने इसकी इंट्रो में डिस्कस करी, 3 इंपॉर्टेंट प्रेमाइसेस को हमने डिस्कस किया था, उसी पे इन सभी की थिंकिंग बेस्ड है इन अ वे और द अदर, मोर ऑफन देन नॉट। देन टॉकिंग अबाउट रेमेडियल स्टेट, गाइस रेमेडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट हम बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म में और ग्रेटर डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट रेमेडियल स्टेट का मतलब क्या रहता है कि एक ऐसी स्टेट जो क्या करेगी, रेमेडियल होगी, यानी कि वो लॉज ऐसे बनाएगी, यानी कि सॉवरेन ऐसे लॉज बनाएगा जो रेमेडियल इन नेचर होंगे। इट मीन्स ऐसे लॉज जो प्रिवेंट करते हैं ईविल को एंड प्रोक्योर करते हैं सम गुड टू द पीपल, यानी कि लॉज मस्ट नॉट बी ड्रैकोनियन, इट मस्ट नॉट बी एन ईविल फॉर द पब्लिक एट लार्ज। स्टेट को क्या होना चाहिए, रेमेडियल स्टेट होना चाहिए, यानी कि जो लॉज आपको आफ्टर एक्सपेरिमेंट लगते हैं कि बहुत ही ड्रैकोनियन है, बहुत ही ईविल है एंड नॉट गुड फॉर पब्लिक एट लार्ज, उन लॉज को आपको स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए और उन्हीं लॉज को प्रिवेल करना चाहिए जो क्या रहेंगे, फॉर द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ पीपल रहते। इट मीन्स दैट स्टेट मस्ट बी अ रेमेडियल स्टेट। एंड मोर ओवर गाइज वी हैव 8 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट और एस्पेक्ट इज एक्सप्रेशन। अब गाइज एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि लॉ के 2 तरीके के एक्सप्रेशन होते हैं, लिबरल एंड लिटरल एक्सप्रेशन। जो तो हमारे कंप्लीट लॉज होंगे गाइस, जो कोडिफाइड होंगे, बिल्कुल लिखे हुए कंप्लीट लॉज हैं, उनकी तो लिटरल इंटरप्रिटेशन करनी होती है। लेकिन गाइस जो लॉज इनकम्प्लीट हैं, यानी कि कोडिफाइड नहीं हैं, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, लिबरल इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी। जो चीज़ नहीं लिखी हुई तो जजेस को अपनी इंटरप्रिटेशन लगानी होगी, इसको आप लिबरल इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। लिटरल मीन्स एज इट इज, जैसा लिखा है उसी तरीके से प्रोविजंस को इंटरप्रेट करना। लेकिन लिबरल मतलब थोड़ा वाइडर स्कोप हो जाता है, थोड़ा वाइडर एस्पेक्ट हो जाता है कि जजेस अपने माइंड को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इट मीन्स गाइस जो लॉज कोडिफाइड नहीं होंगे, जो अनरिटन होंगे, इनकम्प्लीट लॉज होंगे,
वहाँ पे क्या होगी, आपकी लिबरल इंटरप्रिटेशन होगी, और कहीं ना कहीं जजेस का माइंड वहाँ पे काम करेगा। इट मीन्स उनको हम जज मेड लॉज भी बोल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे एस्पेक्ट्स थे, हमने डिस्कस करें। अकॉर्डिंग टू जेरेमी बेंथम, अ लॉ मस्ट बी स्टडीड इन द लाइट ऑफ 8 डिफरेंट एस्पेक्ट्स और एट्रीब्यूट्स एंड इट मस्ट बी देयर। उसके बाद गाइज नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइज, बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म। आई होप यू माइट हैव heard it. If anybody of you might not know it, but you might have heard about Bentham's utilitarianism, principle of utility, principle of utilitarianism, also called principle of hedonic calculus और hedonism. अलग अलग names से इसको जाना जाता है, but basic is Bentham's utilitarianism. Guys, ये concept basically क्या है? It talks about aim of law और फंक्शंस ऑफ लॉ। जब हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो ये कॉन्सेप्ट क्यों बनाया बेंथम ने, वो ये बोलते कि देयर इज़ एन एम ऑफ लॉ, देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ। 8 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स में हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रीड किया था, ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ। तो वही लिखा है कि किसी भी लॉ के एम को समझने के लिए, किसी भी लॉ के ऑब्जेक्ट को समझने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी और प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म लगाते हैं। अब गाइज अकॉर्डिंग टू जेरेमी बेंथम और एनालिटिकल स्कूल के जो प्रोपोनेंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग अल्टीमेट एम ऑफ लॉ, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव और फंक्शन ऑफ लॉ इज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। इट मीन्स हम ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैक्सिमम हैप्पीनेस देखें। गाइज इफ यू वांट ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेट मस्ट बी अ रेमेडियल स्टेट। रेमेडियल स्टेट का मतलब क्या है कि स्टेट को हमेशा ट्राई करना है, सॉवरेन को हमेशा ये ट्राई करना है कि जो लॉज वो बनाते हैं वो क्या होने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा प्रोक्योर गुड करना चाहिए टू सिटीजन्स और पब्लिक एट लार्ज। दे मस्ट ट्राई टू प्रिवेंट ईविल एंड प्रोक्योर सम गुड टू द पीपल। अगर लॉज ऐसे होंगे, यानी कि स्टेट आपकी रेमेडियल स्टेट होगी, तो वो लॉज बहुत अच्छे होंगे। एंड अल्टीमेट एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ क्या है कि वो लॉ यूटिलिटी होनी चाहिए, उस लॉ की यूटिलिटी होनी चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। अब गाइज यहाँ पे क्या होगा, यूटिलिटी के लिए, ठीक है, अब ये फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा लॉ अच्छा है या कौन सा लॉ बुरा है, कौन सा लॉ ऐसा है विच इज़ ड्रेकोनियन टू द पीपल एंड कौन सा ऐसा है जो बहुत ही अच्छा है टू द पीपल, उसके लिए बेंथम अप्लाइड द प्रिंसिपल ऑफ पेन एंड प्लेजर। पेन एंड प्लेजर इट मीन्स गाइस, आपने ये सुना होगा कि जो आपको चीज़, जो भी लॉ, स्टेट का ऐसा कोई भी लॉ जो लोगों को पेन देता है, इट मीन्स अनप्लेजर है, अच्छा नहीं है, अनहैप्पीनेस देता है, दैट लॉ मस्ट बी स्ट्रक डाउन, कि वो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है। एट द सेम टाइम जो लॉ, स्टेट का ऐसा लॉ जो लोगों को प्लेजर देता है, हैप्पीनेस देता है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर है, वो लॉज को हमें रखना चाहिए। इट मीन्स स्टेट शुड रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग दोज लॉज विच आर पेनफुल फॉर द पीपल, विच मेक देम अनहैप्पी और अनप्लेजेंट फील करवाता है, एंड दे शुड मूव फॉरवर्ड टू मेक दोज लॉज, जो लॉज बहुत ही ज़्यादा उनको प्लेजर फील करवाते हैं। इट मीन्स गाइस नटशेल में हम ये कह सकते हैं कि बेंथम ने कहा कि उनकी जो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी है या यूटिलिटेरियनिज्म है, उसके अकॉर्डिंग वी फाइंड आउट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एंड एम ऑफ लॉ विच इज़ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। अब वो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर कब होगी, जब स्टेट कोशिश करेगी कि लॉज मस्ट नॉट बी ड्रेकोनियन एंड दे मस्ट मेक पीपल फील प्लेजर। अब उस चीज़ के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ पेन एंड प्लेजर को अप्लाई करते हैं। जो लॉज लोगों को पेन देते हैं मस्ट बी स्ट्रक डाउन, और जो लॉज लोगों की ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर को देखते हैं बाय गिविंग देम प्लेजर, दोज लॉज मस्ट बी फॉलोड। सो हम ये कह सकते हैं गाइस कि बेंथम के अकॉर्डिंग नेचर हैज़ प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर द गवर्नेंस ऑफ 2 सॉवरेन मास्टर्स। अब वो 2 सॉवरेन मास्टर्स कौन से हैं, पेन एंड प्लेजर। आई होप गाइस आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यही है आपकी बेंथम की प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी और यूटिलिटेरियनिज्म। अब गाइस इस चीज़ को देखने के लिए कि कौन सा लॉ हैप्पीनेस देता है, बेंथम ने उसके लिए भी 4 इंपॉर्टेंट गोल्स को डिस्कस किया है कि एक लॉ हैप्पीनेस लोगों को तभी देगा जब वो इन 4 गोल्स को पूरा करेगा। अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है, जेरेमी बेंथम के अकॉर्डिंग वो लॉज में क्या क्या गोल्स होने चाहिए, दैट लॉ must fulfill or must adhere to, must promote these 4 important goals. अब वो 4 important goals क्या हैं? It must provide sustenance. That law must provide sustenance. It must promote equality. It must provide security as well as must produce abundance. तो ये 4 important goals हैं of a law, which is nothing but sustenance, equality, सिक्योरिटी एंड अबंडेंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको भी इन ब्रीफ डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। अब गाइज अ लॉ मस्ट प्रोवाइड फॉर सस्टेनेंस। सस्टेनेंस का मतलब है कि एक लॉ
ऐसा होना चाहिए विच प्रोवाइड्स फॉर द ग्रेटर नीड्स ऑफ पीपल, दैट लॉ मस्ट केटर टू द नीड्स ऑफ पीपल। अगर लॉ लोगों की नीड्स को पूरा करता है तो वो डेफिनेटली हैप्पीनेस लोगों में देगा, प्लेजर देगा, और वो एक अच्छा लॉ होगा। सेकेंडली, दैट लॉ मस्ट प्रोवाइड एंड प्रमोट इक्वालिटी। अगर आप इक्वालिटी को प्रमोट करोगे, इट मीन्स एवरीबडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, people will definitely feel happy because there will be no kind of discrimination at all, is it? सिमिलरली, अगर कोई लॉ आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मतलब प्रोटेक्ट्स अ पर्सन's ऑनर, protects a person's property and status, तो those laws will also be liked by the people and will not be draconian or evil for them। तो वो लॉज भी क्या हैं, आपको हैप्पीनेस देते हैं, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर प्रमोट करते हैं, विच इज़ द अल्टीमेट एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म की जो प्रिंसिपल है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अबांडेंस। लॉज ऐसे होने चाहिए विच प्रोड्यूस अबांडेंस। अब गाइज आपने सुना होगा प्रिंसिपल ऑफ लेसेस फेरे, जिसका मतलब क्या होता है कि इट इज़ एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल। इसी में आता है, यूटिलिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट में ही हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक प्रिंसिपल ऑफ लेसेस फेरे, जिसका मतलब होता है कि देयर मस्ट बी मिनिमम और नो गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस right in the economic activities of the people, and there must be greater participation by private entities, private individuals, and they are the ones who own means of production। it means guys, जब private entities मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करेंगी तो उससे क्या होगा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल भी आती है। तो अगर बहुत ज़्यादा लोग लैंड को ओन करेंगे तो इसका मतलब क्या रहेगा कि देयर विल बी अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड प्राइवेट ओनरशिप। अब जब प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट होगा तो इसमें गाइस क्या होगा, देयर विल बी अबंडेंस। सो दैट लॉ, इसका मतलब अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करो तो कहने का इनका जेरेमी बेंथम का मतलब क्या है कि दैट लॉ मस्ट फुलफिल अ गोल टू प्रोवाइड और टू प्रोड्यूस अबंडेंस। वो अबंडेंस कैसे आएगी, जब हम क्या प्रोवाइड करेंगे, अबंडेंस किस तरीके से आएगी, जब लेसेस फेरे के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाएगा, विच इज़ नथिंग बट गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस कम कर दो और प्राइवेट एंटिटीज़ की इंटरफेरेंस को या इन्वॉल्वमेंट या पार्टिसिपेशन को इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्रीज कर दो, जिससे क्या होगा, दे विल बी ओनिंग ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन विच इंक्लूड्स लैंड ऑल्सो। जब लोगों के पास लैंड आने लगेगी तो वहाँ पे दे विल इवॉल्व अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड प्राइवेट ओनरशिप। जब आपकी ओनरशिप ज़्यादा रहेगी तो दैट लॉ विल प्रोवाइड अबंडेंस, और जब लॉ आपको अबंडेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, प्राइवेट ओनरशिप आ जाएगी, आपके पास अबंडेंट लैंड होने लगेगी, दैट विल डेफिनेटली प्रोड्यूस ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। सो आई होप गाइज आई हैव मेड माई मैसेज क्वाइट क्लियर टू यू कि इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने ये देखा कि बेंथम इज द फाउंडर ऑफ पॉजिटिविज्म। उसके बाद हमने उनके क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ को देखा विच इज़ क्वाइट सिमिलर जो हमने डिस्कस करी है सैलमन की। देन वी टॉक्ड अबाउट 8 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू जेरेमी बेंथम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और जेन्युइन एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म और उसी से रिलेटेड हमने 4 इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ लॉ को देखा। अगर किसी लॉ में ये 4 इंपॉर्टेंट गोल्स नहीं होते हैं देन दैट लॉ इज सर्टनली नॉट प्रोवाइडिंग फॉर हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर नहीं प्रोवाइड करते तो वो डेफिनेटली अच्छा लॉ नहीं है एंड इट मस्ट नॉट बी फॉलोड, इट मस्ट बी स्ट्रक डाउन। I hope guys these points are quite clear to you. Still guys, if you have any doubt pertaining to it, please feel free to comment in the comment box. I'll be replying to all the doubts and queries. Till then guys, keep learning, keep shining, stay safe and bye-bye.